नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th के आरबीसी बोर्ड जो है, राजस्थान बोर्ड का जो क्लास 12th है, उसके इंग्लिश के सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे। इससे कि पहले के जो हमारे वीडियोस हैं उसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। एक था एडवर्टीजमेंट, दूसरा था नोटिस राइटिंग। ये अच्छी तरह से समझने के बाद अब हम तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इन्विटेशंस एंड रिप्लाई। मुख्य रूप से हिंदी अर्थ क्या है? इन्विटेशंस निमंत्रण पत्र होता है और रिप्लाई उनके जवाब। निमंत्रण पत्र आप सभी लोगों को पता है कि निमंत्रण पत्र क्या होते हैं। जब भी हम इंडियन कल्चर में रहने वाले लोग हैं, जब भी हमारे घर पर किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम सामाजिक स्तर पर सभी को इनवाइट करते हैं उस कार्यक्रम के लिए। चाहे वो एक एंगेजमेंट, सगाई का कार्यक्रम हो, चाहे वो किसी का मान लीजिए गृह प्रवेश हो, शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, या फिर मान लीजिए एनिवर्सरी का कार्यक्रम हो। आजकल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हम लोगों को सोशली, सामाजिक रूप से क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। हालांकि फिर देखा जाए तो अभी वर्तमान में कोरोना को देखते हुए सामाजिक दूरी ज़्यादा बेटर मानी जाती है, मगर क्योंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा है तो फिलहाल हमें पढ़ना ही है। इनविटेशन, आप सभी लोग जानते हो कि निमंत्रण पत्र किस प्रकार के होते हैं। एक्चुअली हमारे आसपास जितने भी इनविटेशन छपते हैं हम उनको इंग्लिश में ही हिंदी में ही देखते हैं। इंग्लिश में बहुत रेयरली चांसेस होते हैं कि कोई छपवाता है। ये चीज़ तो आप लोगों को पता है, परंतु अभी जो हमें चीज़ डिस्कस करनी है वो है कि इन्विटेशन के बाद में ये जो रिप्लाई है वो क्या है। तो इसी चीज़ को हमें समझना है कि इन्विटेशन एंड रिप्लाई में ये रिप्लाई क्या है। मुख्य रूप से इसी चीज़ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, इन्विटेशंस एंड रिप्लाई, इनमें से मैं अभी जो जिस बात पर डिस्कस कर रहा हूं वो है रिप्लाईज। डोंट थिंक दैट इट अ वर्ब। मैंने इसे नाउन के रूप में इसलिए लिखा है, इसीलिए इसको मैंने प्लूरल सेंस में IES जोड़ा है। अगर ये वर्ब होती तो फिलहाल यहाँ प्लूरल बनाते समय वर्ब प्लूरल नहीं होती, वर्ब तो बिना SAES के ही प्लूरल मानी जाती है। ये नाउन के रूप में मैंने इसे लिखा है, रिप्लाई, जवाब। अब अगर आप इसे समझना चाहें तो यूँ समझ सकते हैं कि अगर इसको मैंने हटाया और ये लिख दिया रिप्लाई, हिंदी में लिख दिया जवाब। किस चीज़ का जवाब? तो सबसे पहले देखिए कुछ चीजें, एक एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा, उसके बाद में आपको ये चीज बेटर समझ में आ पाएगी। एक तरफ है रमेश, एग्जाम्पल लिया है मैंने, और एक तरफ है सुरेश। ये रिप्लाई क्या होते हैं वो समझ रहे हैं, ध्यान रखना। एक तरफ रमेश है और दूसरी तरफ कौन है? सुरेश। रमेश की मान लीजिए शादी है, क्लियर, वेडिंग, और मैं यहां हिंदी में लिख देता हूं शादी। रमेश की शादी है और उसने अपने मित्र सुरेश को इनवाइट किया कि भाई सुरेश, ये इनविटेशन कार्ड है और तुझे पक्का आना है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास भी एक ही दिन के 2 प्रोग्राम आ जाते हैं, 3 प्रोग्राम आ जाते हैं, और अक्सर हमें कई प्रोग्राम को टालना भी पड़ता है, अवॉइड करते हैं कि चलो ठीक है वहां रहने दो, यहां जाओ। तो अब सुरेश कि मान लो अगर कोई मजबूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सुरेश क्या करेगा? सुरेश एक रिप्लाई लिखेगा, एज ए लेटर के रूप में मान सकते हो आप, एक लेटर की तरह मान सकते हो। अपना एक जवाब सेंड करेगा, एक अपना रिप्लाई सेंड करेगा। रिप्लाई करेगा किसको? रमेश को, कि वेदर ही विल अटेंड द प्रोग्राम और नॉट, कि वो प्रोग्राम अटेंड करेगा या नहीं। इट मीन्स अपने यस या नो का वो जवाब देगा। इसी चीज को लिखकर भेजना रिप्लाई कहलाता है। हालांकि देखा जाए तो हमारे प्रचलन में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर पे कोई शादी का कार्ड आता है तो हम कभी भी उसे फ़ोन करके या कोई लेटर लिख के या कोई मैसेज भेज के ये नहीं कहते कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एक्चुअली हमारे प्रचलन में ऐसा है ही नहीं, परंतु फिर भी क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, समझें कि क्यों जरूरी है अपना यस और नो भेजना। इसका आपको ये इतना तो समझ में आ चुका होगा कि किसी के घर में जब कोई प्रोग्राम हो, यहाँ एग्जाम्पल शादी का लिया, कोई भी प्रोग्राम होता है तो दूसरे को इनवाइट करता है। ये तो था इनविटेशन भेजना। अब सुरेश जैसे कि एग्जाम्पल है, वो क्या करेगा? अपना यस या नो, कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, इस चीज को जब वो एक लिखित रूप से रिटन फॉर्मेट में भेजेगा, इट मीन्स अपना यस और नो लिखकर भेजेगा, दैट इज रिप्लाई। ये है सुरेश की तरफ से भेजा गया रिप्लाई कि वो इस प्रोग्राम को अटेंड करेगा या नहीं करेगा। तो ये है इन्विटेशन, ये है रिप्लाई। चलिए, इतना समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं कि रिप्लाई क्यों जरूरी है। इनविटेशन तो जरूरी है ही साहब, रिप्लाई क्यों जरूरी है ये समझिए।
रिप्लाई समझने के लिए इसका भी हमें एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के अंदर आप ये समझें, मान लीजिए किसी लड़की की शादी है, किसी लड़की की शादी है और इस शादी के अंदर उसके पिता ने इस लड़की के ससुराल पक्ष में फोन किया और पूछा कि बताइए कितने बाराती आ रहे हैं। इसने कह दिया कि लगभग मान लीजिए अभी सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना सब चीजें हैं तो आपको पता है 25 बारातियों वाला ही सिस्टम है, मगर फिर भी अभी थोड़ा ध्यान दें। मान लीजिए उन्होंने कहा कि 100 बाराती आएंगे। लड़की का पिता जो है 100 नहीं 110 का ही खाना बनाएगा, मगर ऐन वक्त पर यह हुआ कि ससुराल पक्ष के तरफ कोई भी मान लीजिए कोई कारण हो गया जिसके कारण से बाराती उतने हुए ही नहीं। कुल कितने लोग पहुंचे? 50 ही वहां पहुंचे। लड़की के पिता ने तो खाना बनवा लिया 110 का, लोग कितने आ रहे हैं? केवल 50। बताइए खाने का वेस्टेज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो अगर अब आप कह रहे हो कि सर रिप्लाई कहाँ काम में आएगा, तो जब लड़की के पिता ने इससे बात की थी तो इसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको जवाब दे कि हमारे इतने लोग जिनको हमने शादी में बुलाया था उन्होंने मना कर दिया या इस कारण से वो नहीं आ रहे। शादी से पहले ये चीज बताई जाए ताकि वहां पर इस तरह के वेस्टेज ना हो। एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा समझिए, मौखिक रूप से समझा देता हूं दूसरा एग्जाम्पल। अब देखिए, मान लीजिए आपके घर पे आपने अपनी बर्थडे पार्टी आयोजित की। बर्थडे पार्टी में आपने खाना बनवाया, नाश्ता मंगवाया, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई और अपने पेरेंट्स से ये कह दिया कि मेरे 20 फ्रेंड्स आएंगे। कितने फ्रेंड्स? 20। आपकी बर्थडे पार्टी, आपने 20 लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट, इसका मतलब नाश्ता वगैरह और प्लस डिनर, अमूमन रात के समय मनाया जाता है, तो ये सब चीज, कोल्ड ड्रिंक्स, काफी चीजें आपने व्यवस्था कर दी 20 लोगों की। घर वालों से पैसे लेके आपने ये सारी व्यवस्था कर दी। अब क्या हुआ? 20 में से 5 फ्रेंड्स जो थे वो किसी दूसरे गांव से थे जिनको इनवाइट किया गया था कि भाई आना है, मगर वो नहीं आए, नहीं इन्होंने अपना कोई जवाब दिया। हमने तो ये सोच लिया कि आएंगे। 5 फ्रेंड्स मान लीजिए किसी हॉस्टल में पढ़ते थे, वहां से उनको छुट्टी नहीं मिली। 2 फ्रेंड्स मान लीजिए अपने एक दूसरे के भरोसे रह गए, तू चलेगा क्या? नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जाऊंगा, चल छोड़। ऐसे करते करते टोटल 12 मित्र पहुंचे। केवल कितने? 8 फ्रेंड्स पहुंचे। आपने व्यवस्था कितनों की कर दी? 20 फ्रेंड की। बताइए वेस्टेज जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। अब रिप्लाई का क्या महत्व है? रिप्लाई का ये महत्व है कि अगर ये लोग किसी भी माध्यम से, क्योंकि हमारे पास अभी काफी ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं। हम डायरेक्ट, जैसे कि व्हाट्सएप कर दिया, डायरेक्ट मैसेज भेज दिया इन्होंने कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, तो हम क्या करते? इतने लोगों की व्यवस्था ही नहीं करते, हम केवल 8 की या 10 की ही में व्यवस्था करते। तो रिप्लाई इसलिए जरूरी है ताकि अगला व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उस कार्यक्रम को, जिसको हम कह सकते हैं होस्ट, मेजबान, जो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है उसके घर पे किसी प्रकार का वेस्टेज ना हो, या फिर वो वेट वगैरह भी ना करे। मान लीजिए पार्टी का वेट कर रहे हैं कि फ्रेंड नहीं आए, 8 बजे का कार्यक्रम था, सोचा 9 बजे तक वेट कर लेते हैं। 9 बजे तक वेट किया, फिर भी नहीं आए, तो फोन किया, क्या हुआ रहा? आए नहीं। तो वो कहला हम तो आ ही नहीं रहे। तो 1 घंटा वेस्टेज गया ना आपका। पहले पता होता तो 8 बजे ही कार्यक्रम शुरू कर लेते। तो काफी सारी दुविधाएं होती हैं जब रिप्लाई नहीं मिलता है तरीके से। तो रिप्लाई इसलिए जरूरी है। हम जो सीख रहे हैं वो एक रिटन फॉर्मेट के अंदर रिप्लाई करना सीखेंगे, बल्कि हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कई सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम वो रिप्लाई कर सकते हैं। और सशक्त माध्यम जो है वो मोबाइल का है। आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो मोबाइल के माध्यम से वो क्या कर सकता है? अपना जवाब भेज सकता है। तो रिप्लाई क्लियर है, इन्विटेशन के बदले रिप्लाई है। अब हम बढ़ते हैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले अब मैं आपको रिप्लाई के बारे में कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। रिप्लाई जो है 2 प्रकार के होंगे, एक है फॉर्मल तरीका, एक है इनफॉर्मल तरीका। हिंदी में इसको कहते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। ये हो गया आपका औपचारिक और ये हो गया कौन सा? अनौपचारिक। क्या है ये औपचारिक और अनौपचारिक? चलिए इसको समझाने के लिए मैं छोटा सा और एक एग्जांपल लूंगा। आप अगर मैं कहूं कि आपका और आपके टीचर का क्या संबंध है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, औपचारिक है या अनौपचारिक, तो निश्चित रूप से आप कहोगे औपचारिक। आप कहोगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं
रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, या फिर मान लीजिए जैसे कि मेट्स हैं आपके, सहपाठी वगैरह, क्लासमेट, रूममेट, उनके साथ अक्सर आपका जो व्यवहार होता है वो इनफॉर्मल होता है। जबकि टीचर्स हैं, ऑफिशियल रिलेशनशिप, उनके साथ हमारा संबंध कैसा होता है? फॉर्मल। क्लियर है? ये चीज आपको नोट करनी है, ध्यान रखना, वो चीजें उसके साथ में आपको रखनी है। बाकी जो ऑफिशियल रिलेशनशिप है वो किस में आ गई? ऑफिशियल रिलेशनशिप, वो किस में आ गई? फॉर्मल के अंदर। एग्जाम्पल देते हैं, रिप्लाई। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मेरा एक कलीग है, कलीग मीन्स सहकर्मी, साथ में काम करने वाला। मान लीजिए कोई टीचर है जो मेरे साथ काम करते हैं, उनके घर पे मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। एक टीचर का दूसरे टीचर के साथ व्यवहार कैसा होगा? मित्रता वाला तो है जरूर, परंतु क्योंकि वो ऑफिशियल रिलेशनशिप के कारण वहां ऐड हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए उनके बीच संबंध कैसा है? फॉर्मल। हो सकता है दो टीचरों के बीच में इतना घनिष्ठ संबंध हो कि वो पारिवारिक भी हो, तो दैट इज वो हम अलग बात करेंगे। पर अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक टीचर ने दूसरे टीचर को बुलाया, इनवाइट किया, तो अब जो इनवाइट के बदले वो रिप्लाई जो लिखेगा वो तरीका होगा फॉर्मल तरीका। और अगर मान लीजिए आपके किसी मित्र ने बुलाया है, आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपको इनवाइट किया, तो आपका जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा? इनफॉर्मल का। यानी आपके, इसका मतलब ये हो गया रिप्लाई लिखने के कितने तरीके हो गए? दो तरीके। एक हो गया फॉर्मल तरीका और एक हो गया इनफॉर्मल तरीका। चलिए एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे किसी पड़ोसी ने, पड़ोसी बोले तो मान लीजिए कोई पड़ोस में कोई रहता है, उसने मुझे इनवाइट किया, तो बताइए फॉर्मल तरीका होगा या इनफॉर्मल तरीका रिप्लाई देने का? आई थिंक पड़ोसी है, जान पहचान का है, ऑफिशियल रिलेशनशिप है नहीं, तो तरीका कौन सा होगा? इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल तरीका कैसा होता है, इनफॉर्मल तरीका कैसा होता है, वो हमारा डिस्कस का अगला पॉइंट यही रहेगा। तो अभी आप ये समझिए कि रिप्लाई लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका कौन सा हुआ? फॉर्मल वाला, और एक तरीका कौन सा हुआ? इनफॉर्मल वाला। अब रिप्लाई चाहिए तुम फॉर्मल लिखो या इनफॉर्मल लिखो, लिखोगे दो ही काम। या तो तुम उस प्रोग्राम को क्या करोगे, उस इनविटेशन को क्या करोगे? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने का मतलब है स्वीकार करना, और एक मैंने यहां लिख दिया डिक्लाइन, हिंदी अर्थ हो गया अस्वीकार, मना करना। औपचारिक लोगों को भी तुमने हाँ और ना कहा, और अनौपचारिक को भी तुमने हाँ और ना कहा। इसका मतलब टोटल फॉर्मेट कितने हुए? अब आप बताओ। फॉर्मल के अंदर यस और नो करना, एक प्रकार से आप ये कर सकते हो यस, और ये क्या हो गया? नो। इसमें भी ये हो गया आपका यस कि ठीक है आ रहा हूं, और नो वाले में नहीं आ रहा हूं। औपचारिक लोगों को हाँ या ना करना, अनौपचारिक लोगों को हाँ या ना करना, ये तरीके अलग है, बाकी चीज सेम टू सेम है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना तो क्लियर होना चाहिए कि इस चीज को हम अपनी कॉपी के, आज का जो टॉपिक है हमारा थर्ड टॉपिक रिप्लाई, उसके अंदर इसको एज इट इज कॉपी करें। आप इसको पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हो। मैं बढ़ता हूं आगे ताकि समय खराब ना हो। तो आपने देखा कि फॉर्मल तरीका है और एक कौन सा है? इनफॉर्मल तरीका है। फॉर्मल तरीके में क्या करना है? औपचारिक में एक्सेप्ट और डिक्लाइन, और इनफॉर्मल में भी क्या करना है? एक्सेप्ट और डिक्लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। रिप्लाई सीख रहे हैं कि ठीक है सर, इनविटेशन हमारे पास आया, मगर इनविटेशन के बदले लिखे क्या? क्या लिखना है? क्या लिखे हूं इनविटेशन में? सिर्फ इतना कि यस आई एम कमिंग या नो आई कांट अटेंड इट? नो, इससे तो हमें 4 नंबर नहीं मिलेंगे। 4 मार्क्स का जो टॉपिक तैयार होता है उसमें ये वाली काम क्लियर नहीं हो पाएगा। केवल यस या नो से काम नहीं चलेगा। तो हम मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। रिप्लाई में हम लिखेंगे दोस्तों थैंक्स। एक तो अगले को थैंक्स देंगे, किस लिए? फॉर इनवाइटिंग ऑन द ग्रेट ओकेजन। एक तो हम अपने रिप्लाई के अंदर, क्योंकि 4 नंबर का टॉपिक है तो थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए, तो एक तो हम देंगे अगले को धन्यवाद कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस शुभ घड़ी पर याद किए, प्लस इसके साथ होगा यस। और अगर थैंक्स के साथ में नो हो जाए, समझ रहे हो, यस और नो, इसका मतलब है हमने इनविटेशन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। और इसका मतलब क्या है? हमने क्या कर दिया? डिक्लाइन। एक प्रकार से आप इसे रिफ्यूजल भी कह सकते हो। रिफ्यूज करना
मना करना, रिफ्यूजल मनाही, इट मीन्स आप मना कर रहे हो कि दैट आई कांट अटेंड द फंक्शन, मैं इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर। तो थैंक्स तो कॉमन है, प्लस यस करते ही एक्सेप्ट हो जाएगा, थैंक्स के साथ नो करते ही डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये भी चीज भी क्लियर हो गई कि रिप्लाई में लिखा क्या जाता है, दो बातें लिखी जाती है, थैंक्स प्लस अपना जवाब, थैंक्स प्लस अपना जवाब, कि जवाब यस है या नो है। यस है तो क्या कहेंगे, एक्सेप्ट किया है, नो है तो हम क्या कहेंगे, डिक्लाइन किया है। यस का मतलब स्वीकार करना और नो का मतलब मना करना, क्योंकि इनविटेशन मैंने अभी बताया था आपको कि किसी कारणवश कई बार हम कुछ प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतना भी क्लियर हो चुका होगा। ये सारी चीजें आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, अब अभी मैंने आपको रिप्लाई के पास में एक बातें लिखी थी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल को क्या कहा था, औपचारिक, इनफॉर्मल को क्या कहा था, अनौपचारिक। तो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात इसके इंट्रोडक्शन के अंदर जो रह रही है हमारी, वो ये समझनी है कि फॉर्मल रिप्लाईज आर ऑलवेज रिटन इन 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपको फॉर्मल लेटर, फॉर्मल रिप्लाईज जो हैं वो किस में लिखने हैं, थर्ड पर्सन के अंदर, और इनफॉर्मल के अंदर कौन सा काम में लेना है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। अब ये होते क्या हैं, क्यों काम में आते हैं, वो सारी चीज़ें हमें समझनी है। इससे पहले की चीज़ें आपको क्लियर हो गई, मैं अभी रिवाइंड कर दूंगा उन चीज़ों को। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है रिप्लाई वाले टॉपिक का। थर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ, देखो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इंग्लिश के अंदर कई सारे प्रोनाउन है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आपको समझना होगा कि आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू जो है वो है आपका सेकंड पर्सन, और जो रिमेनिंग प्रोनाउंस है वो कौन से हैं, थर्ड पर्सन। मतलब क्या, फिर ये चीज़ ठीक है, चलो ये तो पता है हमें, इनका यहाँ क्या महत्व है। यहाँ ये महत्व है कि जब आप फॉर्मल तरीके से यस या नो करते हो तो आप स्वयं के लिए किसी भी प्रकार के फर्स्ट और सेकंड वाले पर्सन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट मीन्स ये वाले प्रोनाउन काम में नहीं आएंगे। थर्ड पर्सन लैंग्वेज, अगर आपने किसी ज़मीन का आपने जिसे अपन कहते हैं ना लीज वगैरह या बॉन्ड्स वगैरह आपने देखे होंगे, या जैसे कि आपको कहते हैं ना पट्टा, रजिस्ट्री मकान वगैरह की, उसकी अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हो तो आप पाओगे कि उसके अंदर, मान लीजिए मैं कोई एप्लीकेशन दे रहा हूँ तहसील कार्यालय के अंदर, तो उसमें ये नहीं लिखा जाएगा कि सविनय निवेदन है कि मैं इस, नहीं, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी, ये नाम आएगा। मैं दे रहा हूँ फिर भी मेरा नाम लिखा जा रहा है, मतलब थर्ड पर्सन की तरह मुझे ट्रीट किया जा रहा है। एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है वो थर्ड पर्सन ही होती है, थर्ड पर्सन लैंग्वेज में ही लिखी जाती है। तो आपको ये समझना होगा कि इसके अंदर हमें केवल और केवल थर्ड पर्सन का मतलब है ही, शी, इट, और देखो तो इट को छोड़ दें दे, ये 3 पर्सन ही काम में लेने हैं। कैसे, कब काम में लेने हैं इसमें मैं बता दूंगा आपको, और इसमें हमें काम में लेने हैं आई, वी और यू। आई वी फर्स्ट हो गया और यू कौन सा हो गया, सेकंड पर्सन। कैसे काम में आएंगे, कहाँ काम में आएंगे, वो चीज़ें बात की। आपको नोट कितना करना है, सिर्फ इतना ही, ये चीज़ नोट करनी है कि फॉर्मल जो रिप्लाई है, फॉर्मल रिप्लाई किस में लिखे जाएंगे, थर्ड पर्सन में, इनफॉर्मल रिप्लाई फर्स्ट और सेकंड पर्सन में। क्लियर। चलिए, तो रिप्लाई के बारे में मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है इस क्लास के अंदर। पर क्या आपने सोचा है कि सर ये रिप्लाई करना लिखा हुआ भी होता है या नहीं होता है? आपने इनविटेशन कार्ड देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप जब वीडियो देख रहे हो तो आप अपने घर पर किसी प्रकार का कोई, अगर कोई पुराना इनविटेशन कार्ड है, चाहे वो शादी का है, चाहे सगाई का है, चाहे गृह प्रवेश का है, चाहे वो बर्थडे पार्टी का है, चाहे वो किसी वेडिंग सेरेमनी का है, किसी भी प्रकार का हो, एक बार देखिए। ये इनविटेशन का प्रारूप है हमारे पास। कई बार 2 पेज में होता है, कई बार 1 पेज में होता है। आपको कुछ नहीं देखना, अगर 1 पेज का है तो नीचे ही नीचे देखना है यहाँ पर, और 2 पेज का है तो दूसरे पेज पर नीचे की तरफ क्या लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है, क्या लिखा होता है, उत्तराकांक्षी, और यहाँ क्या लिखा होता है, दर्शनाभिलाषी। कि सर रिप्लाई तो दे रहे हैं मगर ये रिप्लाई कहाँ से आ गया, कहाँ लिखा हुआ है कि रिप्लाई देवें?
मैंने कहा कि जब हमारे को इनविटेशन मिलता है तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि अगले व्यक्ति को स्पष्ट बोलें कि हम वहाँ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। इससे क्या होगा, अगले को मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी। पर क्या ये चीज़ लिखी हुई होती है इनविटेशन में पहले से कि जवाब दें जरूर? यस। एक बार इसको तोड़कर देखें, उत्तर प्लस आकांक्षी, उत्तर की आकांक्षा रखने वाला, इट मीन्स ये व्यक्ति आपके उत्तर की आकांक्षा रखता है। इट मीन्स इट्स योर ड्यूटी टू रिप्लाई हिम, आपकी जिम्मेदारी है, अगला वेट कर रहा है कि आप उसको रिप्लाई देवें। इंग्लिश की अगर बात करें तो आपने देखा होगा, इंग्लिश का को अगर आपने इनविटेशन हाथ में ले रखा है तो आपने देखा होगा यहाँ लिखा होता है RSVP, जो कि RSVP जो है वो इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है, वो एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज से उठाया गया है। रेस्पॉन्डिसल वॉइस प्लेट, ये इसका फुल फॉर्म है, फ्रेंच फ्रेज है। फ्रेंच फ्रेज का मतलब क्या हुआ, फ्रांसीसी भाषा से उठाया गया कोई वाक्यांश है, शब्दांश है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है प्लीज रेस्पॉन्ड, कृपया प्रतिक्रिया देवें, ये होता है इसका अर्थ RSVP। अच्छा, इंग्लिश का देखोगे तो RSVP मिलेगा आपको, और हिंदी वाला इनविटेशन कार्ड देखोगे तो क्या मिलेगा, उत्तराकांक्षी। इट मीन्स द पर्सन इज वेटिंग फॉर योर आंसर वेदर यू विल अटेंड द फंक्शन और नॉट, कि तुम इस प्रोग्राम को अटेंड करोगे या नहीं करोगे। तो देखिए ये सब चीज़ें हमारे कल्चर का ही पार्ट है। हम कह सकते हैं कि हम इनविटेशंस के अंदर ये चीज़ें लिखते हैं, होती है इनविटेशन के अंदर कि रिप्लाई लिखने वाली बात भी होती है, मगर अक्सर हमने जैसा पहले ही कहा था वीडियो शुरू होने से पहले कि हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम एक दूसरे को रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझते, बट होना चाहिए ताकि अगले व्यक्ति के घर पे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। क्या ये चीज़ इनविटेशन में लिखी हुई होती है पहले से कि जवाब देना? हाँ लिखी हुई होती है। कहाँ लिखी हुई है साहब? हिंदी वाले में क्या लिखा हुआ है? उत्तराकांक्षी, उत्तर की आकांक्षा। ये देखिए, दर्शन की अभिलाषा, आकांक्षा और अभिलाषा एक ही बात है, इच्छा, चाह रखना, डिजायर। दर्शन की अभिलाषा इट मीन्स इतने सारे लोग आपके दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं, प्लीज आइए दर्शन दीजिए। अब ये दर्शन का क्या लफड़ा है? अतिथि देवो भव, जानते हो ना, इंडियन कल्चर का लोगो ही है एक प्रकार का, अतिथि देवो भव। और देवता हमेशा क्या देते हैं? दर्शन। इट मीन्स अपन देवता की तरह जा रहे, देवता तुल्य माना गया अतिथियों को, तो हम अतिथि हैं। इसका मतलब इतने सारे लोग हमारे दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं। और ये वाला व्यक्ति उत्तराकांक्षी, क्योंकि यहाँ घर के HOD का नाम लिखा जाता है, समझ रहे हो ना, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का जो हेड है, इतने सारे लोगों का हेड है, मतलब घर का मुखिया होता है, HOD का नाम लिखा जाता है। द पर्सन इज वेटिंग फॉर योर आंसर, उत्तर की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति उत्तर की इच्छा रखता है। तो देखिए इनविटेशन के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई होती है कि आप उत्तर देवें, हम उत्तर की आकांक्षा करते हैं, पर क्योंकि हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, हम देते नहीं है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा ऑड लगे, अजीब लगे, थोड़ा सा भिन्न लगे कि सर ये क्या चीज़ें हैं, मगर ये सब चीज़ें होती है। इन्विटेशन, अगर इंग्लिश इन्विटेशन की बात करें तो उत्तराकांक्षी की जगह क्या लिखा जाता है? RSVP। RSVP जो है एक फ्रेंच लैंग्वेज से उठाया गया फ्रेज है, और फ्रेंच लैंग्वेज से उठाया गया फ्रेज जिसको अगर इंग्लिश में लिखा जाए, रेस्पॉन्डिसल वॉइस प्लेट, मैंने अभी बताया था, फ्रेंच फुल लैंग्वेज। देखना हो तो गूगल करिए फटाफट। और उसके बाद में इस रेस्पॉन्डिसल वॉइस प्लेट जो फ्रेंच लैंग्वेज से उठाया गया, इसका एक्चुअल इंग्लिश क्या अर्थ है? वो है प्लीज रेस्पॉन्ड, कृपया रेस्पॉन्ड दीजिए, रेस्पॉन्ड करिए, है ना, रेस्पॉन्स दीजिए, रेस्पॉन्ड करिए, एक ही बात है। प्रतिक्रिया देवे कि आप इस प्रोग्राम को अटेंड करोगे या नहीं करोगे। तो ये थी दोस्तों हमारी फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया हमारा थर्ड टॉपिक, दैट वाज क्या था? रिप्लाई। एक्चुअली ये पार्ट है इनविटेशन एंड रिप्लाई, पूरा कह सकते हो आप इसे। तो कुछ बातें जो अब तक हमने सीखी, मैं इसको फटाफट थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से समझ में आ जावे। चलिए, टॉपिक कौन सा चल रहा था? रिप्लाई वाला। एक्चुअली ये पार्ट है इनविटेशन का ही। रिप्लाई कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? एक तो फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। दोस्तों को देना हो, मित्रों को देना हो, परिवार के सभी संबंधी को देना हो तो कौन सा रिप्लाई होगा? इनफॉर्मल तरीका होगा। ऑफिशियल लोगों से होगा तो कैसा होगा? फॉर्मल होगा। फॉर्मल की लैंग्वेज कैसी होती है? थर्ड पर्सन वाली होती है। इनकी लैंग्वेज कैसी होती है? फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन वाली होती। फॉर्मल लोगों को भी मना यस और नो कर सकते हैं, और इनफॉर्मल को भी यस और नो। एक्चुअली यस के लिए हमने एक वर्ड लिखा था एक्सेप्ट करना, और नो के लिए वर्ड लिखा था डिक्लाइन करना। इसी तरह इसमें भी सिमिलर ही है। इतनी चीज़ें हमने अब तक सीखी है। ये भी सीखा कि रिप्लाई करना क्यों जरूरी है, ये भी सीखा कि रिप्लाई की रिक्वेस्ट की जाती है इन्विटेशन के अंदर, जो कि अक्सर हम पता ही नहीं होता। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उत्तराकांक्षी का क्या अर्थ होता है, दर्शनाभिलाषी का क्या अर्थ होता है। हाँ, हमें तो बस सीधा टारगेट दिखाई देता है कि
आई थिंक आप लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा कि जब भी कोई इनविटेशन कार्ड खोलते हैं तो सीधा जो हमारा टारगेट जाता है वो प्रीति भोज की तरफ जाता है कि एक्चुअली खाना कब का है, और कोई मतलब नहीं होता हमें अपने कार्यक्रम से कि कार्यक्रम कितनी बजे होगा, कौन सा होगा, सिर्फ यही कि देख भाई जीमण कद को है। इट मीन्स कि देखो भाई खाना कब का है। ये हमारी थोड़ी साइकोलॉजी बन गई है खाने पर। चलिए, आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि रिप्लाई क्या होते हैं, किस तरीके से रिप्लाई फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। दोस्तों ये था हमारी रिप्लाई का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे इनविटेशन का फर्स्ट वाला फॉर्मल वाला भाग लेकर, और उसके बाद हम उसके अगले वीडियो में मिलेंगे इनफॉर्मल वाला भाग लेकर। कुल मिला के आज और अगली 2 क्लासेस यानी 3 क्लासेस के अंदर रिप्लाई हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और आगे से आगे हमारे इस चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल सके। तब तक के लिए गुड नाइट।